गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर एस एल सामोता आर्यन एजुकेशन हब के इस नर्सिंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपनी जो क्लासेज हैं वो थोड़े दिनों के लिए ब्रेक हो गया था। थोड़े दिनों के लिए छुट्टी पे चले गए थे, कुछ रीजन थे, उनकी वजह से फिर से आपको ये जो क्लासेज हैं ये यूट्यूब पे मिलने वाले हैं, लाइव मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आज की जो क्लास अपनी होने वाली है वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की कड़ी जो अपनी चल रही थी ऑप्शन गायनी की, कि जहां से वेटेज ज्यादा होता है क्वेश्चन का, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हर एक एग्जाम में तीन चार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उन्हीं कड़ी में आज अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, वो स्टार्ट करने वाले हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में अपन सबसे पहले जानकारी लेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअल में है क्या। उसके बाद अपन उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करेंगे। उसके बाद अपन उसके ओरिजिनेशन की बात करेंगे कि एक्चुअल में बनता कहाँ से है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको बनाने में अहम योगदान देते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसकी अबनॉर्मलिटीज के बारे में। अबनॉर्मलिटीज चाहे तो इसके कलर के चेंजेस के साथ हो, या फिर अबनॉर्मलिटीज या तो अगर ये ज्यादा बन गया तो क्या दिक्कत हो जाएगी, और अगर ये नॉर्मल से कम रह गया अमाउंट के अंदर तो क्या दिक्कत हो जाएगी। ये सारी चीजें आज अपन इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, रिगनेस करते हैं अपने आज के टॉपिक की। तो आज का टॉपिक जो अपना है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा है बेटा जी? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड की बात अपन करेंगे, और साथ ही साथ इसके अपन क्या करेंगे, जो भी इससे रिलेटेड डिजीज है, अबनॉर्मलिटीज हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो मोटा मोटी सबसे पहले अपन बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, जब अपन ने जब अपन ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी और इम्प्लांटेशन की पढ़ी थी। तो जब मैंने क्या बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, एक जनरल में बात बता दूं, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अपने पास जो स्ट्रक्चर बनकर के आती है उसको अपन नाम देते हैं जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो ट्रांसफर होता है। वो ट्रांसफर होकर के कहाँ पर जाता है अपना, यूटेराइन कैविटी में। कहाँ पर जाता है? यूटेराइन कैविटी में। और यूटेराइन कैविटी के अंदर क्या होता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है। और कौन सी फेज के अंदर जाता है, कौन सी फेज के अंदर उसका इम्प्लांटेशन होता है, जिसको अपन ने नाम दिया था ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम दिया था? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन ये बताई थी, बाहर की तरफ क्या था? प्रोपोब्लास्ट। क्या था? प्रोपोब्लास्ट। अंदर क्या था? इनर सेल मास। क्या था? इनर सेल मास। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें होती है। एक तो जब वो जाता है फर्टिलाइजेशन के सेवंथ डे, और एक होती है कौन सी? एट्थ डे। सेवंथ डे जो होती है, एक यहाँ पर अपनी क्या बनती है, लाइन बनती है, और एट्थ डे पे यहाँ पर एक लाइन बनती है। ये जो लाइन बनती है, ये जो लेयर होती है, इसको अपन बोलते हैं एक्टोडर्म। कौन सी बोलते हैं? एक्टोडर्म, जो सातवें दिन पे बनती है। और ये वाली जो है इसको बोलते हैं अपन एंडोडर्म। इसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोडर्म, जो अपनी आठवें दिन पे बन करके तैयार होती है। अब जो एक्टोडर्म है, अब ये जो एक्टोडर्म है, वो एक्टोडर्म क्या बनाती है? एक्टोडर्म जो बनाती है, ये वाली जो अंदर की स्ट्रक्चर है अपनी एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। किसका करती है? एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करती है ये। एमनियोटिक कैविटी, और जो नीचे वाली है कौन सी? एंडोडर्म, वो बनाती है अपना योगसेक। तो यहाँ पर मैंने इतनी रामायण महाभारत आपको क्यों बताई? ये केवल इतने पता करने के लिए अपन ने बताई कि जो एमनियोटिक कैविटी होती है उसका ओरिजिन कैसा होता है, वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो आपको याद रखना है कहाँ से होती है वो? एक्टोडर्म से। कहाँ से होती है? एक्टोडर्म इन ओरिजिन। और योगसेक जो होता है वो एंडोडर्म इन ओरिजिन होता है। ये सारी स्लाइड जो मैंने बताई आपको, ये इसीलिए बताई कि आपको पता हो कि एमनियोटिक कैविटी जो होती है वो एमनियोटिक कैविटी से बन के बनती है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? उसका होता है अपना, देखो यहाँ पर अपन सीधी लैंग्वेज एक लिख लेते हैं कि जो एमनियोटिक कैविटी होती है, वो एमनियोटिक कैविटी का जो ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन अपन ने कहाँ से बता दिया? एक्टोडर्म से। कहाँ से बता दिया? एक्टोडर्म से। कहाँ से? एक्टोडर्म से। और उसी कड़ी के अंदर जो अपन ने पढ़ा था कि योगसेक जो होता है, उसका योगसेक का जो ओरिजिन होता है, वो योगसेक का ओरिजिन कहाँ से होता है? वो होता है बेटा जी एंडोडर्म से। कहाँ से होता है? एंडोडर्म से। और ये जो फर्टिलाइजेशन के सेवंथ डे में बनती है, और ये कब बनती है? एट द डे। कौन से डे बनती है? एट द डे। ये अपन को इतना पता हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी? एमनियोटिक फ्लूइड की। किसकी बात करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड की। तो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में जो अपनी जानकारी है, वो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में क्या है कि ये एक ऐसा फ्लूइड है। देखो, जनरली क्या होता है, जैसे अपन ने बात कर लिया, ये हो गया यूट्रस। ये क्या हो गया? यूट्रस। ये अपना क्या हो गया? ये बच्चा हो गया। बच्चे से ये अपना प्लासेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड,
और ये प्लासेंटा के सेंट्रली जाके अटैच हो गया। तो ये वाली जो बाहर की लेयर है ये अपनी कोरियन, ये कौन सी है, कोरियन। कोरियन के अंदर कौन सी आ गई, एमनियन। कौन सी आ गई, एमनियन। और ये एमनियन जो है यहाँ पर एक कैविटी बनाती है, इसको अपन बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। क्या बनाते हैं, एमनियोटिक कैविटी। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड के क्या क्या काम है वो भी अपन देखेंगे, वो भी अपन जानेंगे कि ये एमनियोटिक फ्लूइड का एक्चुअल में काम क्या होता है, ये क्या क्या करवाता है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, उसके भी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, ये एक फ्लूइड होता है जो कहाँ पर भरा होता है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। कहाँ पर होता है, एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो एक लिक्विड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड नाम देते हैं। अब देखो एमनियोटिक फ्लूइड की तो अपन ने बात कर ली, अब अपन बात करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। अब क्या बात करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इसकी अपन बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसकी एमनियोटिक फ्लूइड की। तो सबसे पहले तो अगर अपन बात करें, सबसे पहले तो अपन अगर बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड इसका कलर जो होता है वो कलर कैसा होता है। कलर बेटा इनिशियली जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और टर्म पे, और टर्म पे, एट द टर्म, तो इनिशियली जो होता है, इनिशियली तो ये कैसा होता है, कलरलेस। इनिशियली कैसा होता है, कलरलेस। लेकिन टर्म पर जाते जाते ये किस कलर का हो जाता है, अंबर कलर का, या इसको अपन पेल येलो कलर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको अपन स्ट्रॉ कलर भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी कलर की बात, कि कैसा कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। इनिशियली ये कलरलेस होता है, जब टर्म पे प्रेगनेंसी चली जाती है तो ये एम्बर कलर, स्ट्रॉ कलर, या फिर पेल येलो कलर का हो जाता है। ये तो हो गई कलर की बात। दूसरी अगर अपन बात करें इसकी पीएच की, किसकी बात करें, पीएच की, तो पीएच जो होती है इसकी 7 से 7.5, मतलब थोड़ी सी कैसी होती है, बेसिक पीएच अपन को देखने को मिलेगी। और अगर आपसे एक पूछे एवरेज, तो याद रखना 7.2। क्या याद रखना है, 7.2। तो ये बात हो गई पीएच की, कि इसकी होती पीएच कैसी है, बेसिक 7.2। इसके बाद अगर बात करें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, इसकी बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इसकी 1.0082 1.010। ये क्या होती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्रेविटी अपन को पता रखनी है। इसके साथ साथ ही आपको क्या याद रखना है, इसका ओस्मोलरिटी। क्या याद रखनी है, ओस्मोलरिटी। और ओस्मोलरिटी की अगर अपन बात करें तो कितनी होती है, मिली ओस्मोल पर लीटर। कितनी होती है, मिली ओस्मोल पर लीटर। इसकी क्या होती है, ओस्मोलरिटी कितनी, 250। 250 मिली ओस्मोल क्या होती है इसकी, ओस्मोलरिटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर ली, कलर की अपन ने बात कर ली। इसके साथ साथ ही आपको इंपॉर्टेंट जो तो बात है, कोई दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या, कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है एक बार, रिप्लेस विद इन, विद इन 3 आवर्स। कितने, कि कंप्लीटली, कंप्लीटली जो अपना एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कंप्लीटली रिप्लेस होकर के नया कंप्लीट कब बन जाता है, एवरी 3 आवर्स। इन एवरी 3 आवर्स, कि हर 3 घंटे में ये क्या हो जाता है, कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है। और इसकी जो फॉर्मेशन की, इसकी जो रिप्लेस होने की, जो रिप्लेस होने की जो रेट है वो कितनी है, वो है 500 ml पर आवर। कितनी है, 500 ml पर आवर। बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 ml पर आवर, कि 500 ml पर आवर के हिसाब से क्या होता है ये बनता है, 500 ml पर आवर के हिसाब से क्या होता है ये रिप्लेस होता है। और आगे अपन जब बात करेंगे किसकी, पॉलीहाइड्रोनियस और ओलिगोहाइड्रोनियस की बात करेंगे, वहां पर भी जब आप एमनियोसेंटेसिस या फिर एमनियो इन्फ्यूजन करेंगे, वहां पर भी इसकी जो रेट होगी वो सेम रहेगी। इसीलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया। तो एमनियोटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर अपन बात करें तो क्या क्या अपन ने देख लिया। सबसे पहले अपन ने देख लिया इसके कलर। कलर अपन ने बता दिया कि जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, तब इसका कलर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। उसके बाद अपन ने बात कर ली कि टर्म पर जाते जाते क्या हो जाता है, पेल येलो कलर, अंबर कलर, या फिर अपन क्या बता सकते हैं इसको, स्ट्रा कलर का अपन को हो जाता है। पीएच इसकी बेसिक होती है 7 to 7.5 होती है, लेकिन एक वर्ड में अगर आपसे पूछे सिंगल डिजिट में तो 7.2 आपको क्या करके आना है, टिक मार्क करके आना है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि इसकी ओस्मोलरिटी क्या होती है, तो ओस्मोलरिटी आपको 250 मिली ओस्मोल बतानी है, पर लीटर बतानी है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, तो 1.008 से
008 से 1.010 इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसके बाद अपन ने बताया कि कंप्लीटली जो रिप्लेस होता है अपना एम्नियोटिक फ्लूइड वो कितने टाइम में हो जाता है, वो विद इन 3 आवर्स कंप्लीटली एक बार रिप्लेस हो जाता है। और इसका जो रेट होती है वो रेट क्या होती है, 500 ml/h क्या होती है इसकी रेट होती है। क्लियर है, यहाँ तक अपन को समझ में आया। अब अपन बात करते हैं इसके ओरिजिनेशन की। किसकी बात करते हैं अब, इसके ओरिजिनेशन की। ये ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिनेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कि कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, यहाँ पर बताते हैं क्या कि कौन कौन से फैक्टर, तो दोनों मैटरनल और साथ में फीटल, मैटरनल और फीटल दोनों जो होते हैं, दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो मैटरनल जो होता है वो तो कब तक होता है, वो 12 वीक तक, कब तक होता है, टू 12 वीक्स। अब टू 12 वीक्स जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वो कौन होता है, अपना मैटरनल। और कहाँ से होता है, ये होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा। जो मैटरनल प्लाज्मा होता है वो फिल्टर होकर के क्या बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। वो क्या बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। तो 12 वीक तक जो एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, बनाता है, वो कौन बनाता है, वो मदर बनाती है। और मदर के किस प्रोसेस से बनता है, वो मैटरनल प्लाज्मा के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है प्रेगनेंसी के शुरुआती 12 वीक में। उसके बाद अपन बात करते हैं फीटल कंपोनेंट की। तो 12 से 20 वीक पे, 12 से 20 वीक्स पे ये जो बनता है, ये किसकी वजह से बनता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस। ये किससे बनता है, डिफ्यूजन बाय स्किन। स्किन के अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस, और उसके थ्रू क्या बनता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। ये कब बनता है, 12 से 20 वीक पे। अब 20 वीक की अगर यहाँ पर अपन बात करें कि 20 वीक पे जो होता है वो इसकी किडनी बन जाती है, रीनल जेनेसिस हो जाता है। तो रीनल जेनेसिस जैसे होता है तो इसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वो क्या हो जाता है, यूरिन ऑफ फीटस। फीटस का क्या हो जाता है, यूरिन। और यही पूछा जाता है बेटा जी, मेजर कंट्रीब्यूटर जो होता है 20 वीक के बाद वो कौन होता है, वो होता है बेबी की किडनी बन जाती है। और बेबी की किडनी बनते ही यूरिन फॉर्मेशन जैसे स्टार्ट होता है, तो वो यूरिन जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। अब ऐसा क्या होता है कि स्किन नहीं बनाती, तो 20 वीक तक आते आते जो स्किन की अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, उस स्किन का क्या हो जाता है, कॉर्निफिकेशन। क्या हो जाता है, कॉर्निफिकेशन। और कॉर्निफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि इस पे कंप्लीटली कवरिंग हो जाती है किसकी, केरेटिन की। केरेटिनाइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, केरेटिनाइजेशन। और केरेटिनाइजेशन हो गया तो डिफ्यूजन की प्रोसेस बंद हो जाती है। और जैसे ही डिफ्यूजन की प्रोसेस बंद हो गई तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, जो स्किन के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से बन रहा था, वो बनना बंद हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन ने बात कर ली किसकी, कि एमनियोटिक फ्लूइड बनता कहाँ है। तो क्या याद रखना है, 12 वीक तो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है मदर, 12 वीक के बाद मेजर कंट्रीब्यूटर होता है कौन, फीटस। मदर कहाँ से बनती है, मदर का जो मैटरनल प्लाज्मा होता है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिसके थ्रू क्या बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। 12 से 20 वीक पे स्किन के अंदर डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। लेकिन 12 से 20 वीक के बाद उस स्किन का कॉर्निफिकेशन हो जाता है, वहां पर कंप्लीटली वो केराटिन से कवर्ड हो जाती है, इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस बंद। लेकिन 20 वीक पे जैसे ही किडनी का फॉर्मेशन हो जाता है, किडनी बन जाती है ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू, तो फीटस के अंदर जैसे ही किडनी बनेगी यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और वो यूरिन जो होता है वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का। तो 12 वीक तक मदर का मैटरनल प्लाज्मा अल्ट्राफिल्ट्रेशन से, 12 से 20 वीक में बेबी की स्किन डिफ्यूजन के थ्रू, और 20 वीक पे रीनल जेनेसिस हो गया तो किडनी बन गई। तो यूरिन जो होता है वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। इस स्लाइड में आपको ये वाली चीजें याद रखनी थी। अब अपन बात करते हैं किसकी, अमाउंट की। किसकी बात करते हैं, अमाउंट, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन को याद बात करनी है, सबसे पहले क्या बात करनी है, 8 12 वीक का बात करनी है, 12 वीक पे। उसके बाद आपको बात करनी है कब, 20 वीक पे, 12 वीक पे, 20 20 वीक्स पे। उसके बाद आपको बात करनी है 36 to 38 वीक्स पे। और उसके बाद आपको बात करनी है
8 टर्म, और टर्म के बाद आपको बात करनी है पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी में। ये आपको याद रखना है, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी, ये आपको याद रखना है। 12 वीक की जब अपन बात करते हैं तो केवल कितना रहता है, 50 ml, कितना रहता है 50 ml, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा। ये अपन पिछली स्लाइड में ये भी पढ़ के आए हैं कि मैटरनल प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, जिसके थ्रू 12 वीक पे 50 ml बनेगा। जैसे ही 12 वीक पे जाएगा, 20 वीक पे जाएगा, कितना हो जाएगा 400 ml, कितना हो जाएगा 400 ml। 36 से 38 वीक जाएगा, वहां पर कितना हो जाएगा 1000 ml, कितना हो जाएगा 1000 ml। और मैक्सिमम अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो प्रेगनेंसी के कौन से वीक में होता है, तो आपको बताना 36 से 38 वीक में। कब बताना है, 36 से 38 वीक में। और इनमें से भी कोई एक पूछे तो आपको क्या बताना है, 38 वीक में 1000 ml तक वो चला जाता है। अगर टर्म पे पूछे तो टर्म पे क्या हो जाता है 600 से 800 ml, कितना चला जाता है 600 से 800 ml। इनमें भी आपको सिंगल डिजिट पूछे तो कितना बताना है 800 ml। और पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी चली जाती है तो बेटा जी वापस कितना चला जाता है 200 ml, कितना हो जाता है 200 ml। तो ये आपको बेसिक चीजें याद रहनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के कौन से वीक में एमनियोटिक फ्लूइड की कितनी अमाउंट आपके पास देखने को मिलेगी। तो क्या बताओगे आप, जब प्रेगनेंसी 12 वीक भी हो जाएगी, जब मैटरनल प्लाज्मा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड बना रहा होगा, तब आपके एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट केवल 50 ml होगी। 20 वीक पे, 20 वीक पे जब किडनी बन जाएगी, किडनी बनाना, जब अभी किडनी बनेगी, किडनी यूरिन बनाएगी, वो यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड बनाएगा। लेकिन भाई 12 वीक से 20 वीक तक मेजर जो बन रहा था वो कहाँ से बन रहा था, वो डिफ्यूजन प्रोसेस, बेबी के स्किन की डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो यहाँ पर जो होगा एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट होगी वो कितनी होगी 400 ml, कितनी होगी 400 ml। उसके बाद 36 से 38 वीक जो होगा, 36 से 38, 20 से लेके 36 से 38 वीक पर जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा वो बेबी का यूरिन होगा, क्योंकि यहाँ पर किडनी ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू बन चुकी है। तो यहाँ पर जो अमाउंट होगी वो मैक्सिमम होगी 1000 ml, मतलब 1 लीटर एमनियोटिक फ्लूइड होगा। और जैसे ही वो कहाँ टर्म पे जाएगी, टर्म पे उसकी 600 से 800 ml रह जाएगी। और पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड मतलब बियॉन्ड 42 वीक को प्रेगनेंसी अगर चली गई तो उसके एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट और कम हो जाएगी, वो करके इतनी बच जाएगी 200 ml। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली है। ठीक है, ये तो बात होगी किसकी, अब इसकी, अब देखो, अब इसकी बात होगी। अब बात करते हैं अपन कंपोजिशन की, इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की, कि इसके अंदर होता क्या क्या है। तो कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड, दोनों चीजें इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगी। तो लिक्विड जो होता है वो 98 से 99% H2 पानी जो होता है वो इसका कंपोजिशन होता है। और सॉलिड के अंदर ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया आपका, आपका जीएमसी चंडीगढ़ में, पीजीआई में, वहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि इसके अंदर जो सॉलिड कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर क्या क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है बेटा जी, ग्लूकोज, उसके बाद आपको याद रखना है यूरिक एसिड, उसके बाद आपको याद रखना है क्रिएटिनिन, और उसके बाद आपको याद रखना है यूरिया। यूरिया के बाद आपको याद रखना है, देखो ग्लूकोज हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया। ये सारी चीजें देखो, वे अपन ने क्या बताया, मेजर कंट्रीब्यूटर क्या था, यूरिन, फीटस का। तो यूरिन के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें अगर मिलेंगी तो उसके अंदर और भी क्या देखने को मिलेगा आपको, उसके अंदर यूरिन के सारी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर यूरिन है। तो यूरिन में क्या होता है, यूरिक एसिड भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, यूरिया भी होता है। ये सारी चीजें क्या होती है वहां पर देखने को मिलती है। तो ग्लूकोज जो होता है अपना वो कितना 20 मिलीग्राम परसेंट, कितना देखने को मिलेगा 20 मिलीग्राम परसेंट। ये होता अपना 4 मिलीग्राम परसेंट। और ये जो होता अपना 2 मिलीग्राम परसेंट। और जो यूरिया होता है अपना, वो यूरिया कितना होता है, वो होता है 30 मिलीग्राम परसेंट। कितना होता है 30 मिलीग्राम परसेंट। उसके बाद अपन बात करते हैं लिपिड की, किसकी बात करते हैं, लिपिड की। और उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की। बेटा जी प्रोटीन पूछे चाहे एमिनो एसिड, क्योंकि एमिनो एसिड से मिलकर ही क्या बनता है अपना प्रोटीन, क्या बनता है प्रोटीन। तो लिपिड की अगर अपन बात करें तो लिपिड अपना होता है यहाँ पर 50 mg/परसेंट। और जो प्रोटीन होता है वो 0.03 mg/परसेंट। ये इसका क्या होता है, कंपोजिशन होता है। ये क्या होता है इसका, कंपोजिशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये सारी चीजें उसके अंदर अपन को देखने को मिलेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लूकोज का क्वेश्चन पूछा गया है आपका,
एम्स के अंदर भी और पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो गई अपनी कंपोजिशन की बात। ठीक है, अब अपन को पता कैसे चलेगा कि फ्लूइड जो है वो नॉर्मल है, लिमिट में है, कि लिमिट से ज्यादा है, कि लिमिट से कम है? तो इसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए? इसके लिए अपन को पता होना चाहिए नॉर्मल अमाउंट। इसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल अमाउंट। प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल अमाउंट जो होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, वो कितनी होती है, ये अपन को पता होनी चाहिए। तो देखो, अपन पता कैसे करते हैं? या तो अपन टोटल वॉल्यूम की बात कर ले, टोटल वॉल्यूम की बात कर ले, टोटल वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, या तो अपन इसकी बात कर ले। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, या तो अपन इसकी बात कर ले, या अपन क्या बात कर ले? एएफआई की। इसकी बात कर ले, एएफआई की। एएफआई बोले तो एमनियोटिक, एएफआई बोले तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एएफआई बोले तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, या तो अपन इसकी बात कर ले, या तो अपन किसकी बात कर ले? सिंगल वर्टिकल डीपेस्ट पॉकेट की। ये पॉकेट क्या है अभी अपन बात कर लेते हैं, या तो अपन इसके थ्रू पता करें कि नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। तो देखो, ये तीनों चीजों से अपन को पता चलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड की जो एक्चुअल अमाउंट है वो विद इन लिमिट है, बियॉन्ड लिमिट है, कि लेस देन लिमिट है। अगर विद इन लिमिट होगी तो नॉर्मल प्रेगनेंसी थ्रू आउट पूरे जेस्टेशन के अंदर, अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन को अपन एक कंडीशन नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस। क्या नाम देते हैं? पॉलीहाइड्रोमनियोस। और अगर कम हो गया उस नॉर्मल लिमिट से तो उसको अपन बोलते हैं ओलिगो। ओलिगो मतलब कम होना, तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस। तो ये कंडीशन कौन सी होती है उसकी अपन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अगर क्या है, इस रेंज के अंदर है 200 से 2000 ml के बीच में, ये इसकी क्या हो गई? नॉर्मल लिमिट। अगर अपन किसकी बात करें? एएफआई की, तो एएफआई जो होता है 5 से 25 सेंटीमीटर, अगर इसके बीच में है, अगर इसके बीच में है तो ये भी क्या है? नॉर्मल। अगर इसकी अपन बात करें तो 2 to 8 सेंटीमीटर, अगर इस रेंज में है तो ये सारी चीजें क्या है? नॉर्मल। तो ये सारी चीजें अपन क्या बताएंगे? नॉर्मल। अब अपन बात करते हैं कि ये अपन मेजर कैसे करेंगे। ये मेजर करेंगे कि जब अपन अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, सोनोग्राफी जब अपन करवाते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि ये हो गया अपनी यूट्राइन कैविटी, इसको अपन ने 4 बराबर क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या होते हैं? ऐसे पॉकेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पॉकेट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं। तो ये अपन पता करते हैं क्या? सबसे पहले अपन बात करते हैं एएफआई की। किसकी बात करते हैं? एएफआई की, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की। ये क्या चीज है? तो ये चीज है चारों क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट जिनको अपन ने नाम दे दिया, जैसे ये वाला ए क्वाड्रेंट है, ये वाला बी क्वाड्रेंट है, ये सी है, ये डी है। इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर अपन को क्या करना है? जो सबसे बड़ा वाला है, जो सबसे बड़ा वाला सिंगल वर्टिकल जो पॉकेट है अपना, जैसे अपन ने इसकी बात कर ली, ये सबसे बड़ा है, इसको अपन ने चिन्हित कर लिया, इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। इन चारों का, इन चारों का जब अपन क्या करेंगे? सम करेंगे। इन चारों का अपन क्या करेंगे? सम करेंगे। तो ये जो अपन ने जोड़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसका जो एडिशन आएगा, सम आएगा, वो किस रेंज में आना चाहिए? 5 से 25 सेंटीमीटर की अगर रेंज में आ गया तो उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल। उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल। पता चला क्या? एएफआई क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है कि जब अपन यूटेरस या यूटेराइन कैविटी को 4 बराबर क्वाड्रेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हर एक क्वाड्रेंट का सबसे बड़ा वाला सिंगल डीपेस्ट पॉकेट अपन को लेना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। मान लो इसके अंदर वॉल्यूम था अपना 2 सेंटीमीटर, इसके अंदर वॉल्यूम था अपना 4 सेंटीमीटर, इसके अंदर फिर से अपना 2 सेंटीमीटर, इसके अंदर 8 सेंटीमीटर। जब इनको जोड़ेंगे 2 4 6 2 8 और 8 16, तो ये 16 सेंटीमीटर आया। तो विद इन नॉर्मल रेंज ही है, 5 से 25 के रेंज में है, मतलब ये क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड विद इन नॉर्मल लिमिट। ठीक है, ऐसे अपन क्या करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की पता करते हैं। उसके साथ साथ ही अपन को क्या पता करना है? इसके साथ साथ ही अपन क्या करते हैं? एसडीपी, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट या सिंगल वर्टिकल डीपेस्ट पॉकेट। अगर इन चारों में से इन क्वाड्रेंट के अंदर केवल एक वर्टिकल पॉकेट जो है अपन को इतना मिल जाता है, जिसका वॉल्यूम कितना है? 2 to 8 सेंटीमीटर, तो उसको भी अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल। उसको भी अपन क्या बोलेंगे? नॉर्मल। तो इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर अगर सिंगल डीपेस्ट पॉकेट जो है उसका वॉल्यूम अपन को 2 to 8 सेंटीमीटर मिल जाता है, उसका वॉल्यूम जो है
तो उसे 8 सेंटीमीटर मिल जाता है, उसके रेंज के बीच में मिल जाता है, तो भी उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो एमनियोटिक फ्लूइड का पता करने के लिए अपने पास तीन मेथड, या तो टोटल वॉल्यूम नॉर्मल कब बोलेंगे अपन, जब उसका 200 ml से 2000 ml के बीच में होगा। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अपन ने 4 क्वाड्रेंट में दिया, चारों क्वाड्रेंट का सिंगल डीपेस्ट पॉकेट के अपन ने वॉल्यूम जोड़ लिए, वॉल्यूम जोड़ के अगर 5 से 25 के बीच में है तो नॉर्मल, और अगर सिंगल अकेला डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट अगर अपन को वॉल्यूम दे दे 2 से 8 सेंटीमीटर का, तो भी अपन उस कंडीशन को बोलेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है विद इन नॉर्मल रेंज है, विद इन नॉर्मल रेंज। क्लियर है क्या, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, एमनियोटिक फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर ली, ठीक है। उसके बाद अपन ने बात कर लिया वो ओरिजिन कहाँ से होता है, उसके बाद उसके अपन ने अमाउंट की बात कर ली, उसके बाद अपन ने बात कर ली किसकी, इसके नॉर्मल की, कि अपन कैसे पता करते हैं। तीनों चीजें अपन को समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं इसकी अबनॉर्मलिटीज की। किसकी बात करते हैं, इसकी अबनॉर्मलिटीज। अबनॉर्मलिटीज के बारे में अपन को क्या पता होना चाहिए, कि देखो अबनॉर्मलिटीज जो होती है उसको अपन दो डिवाइड करेंगे, एक तो कलर से रिलेटेड, एक तो कौन सी, कलर रिलेटेड अबनॉर्मलिटीज की, अगर कलर चेंज हो रहा है एमनियोटिक फ्लूइड का कौन सी डिजीज हो सकती है, और एक जो है इसकी अमाउंट रिलेटेड, एक जो है उसकी अमाउंट रिलेटेड, एक तो अमाउंट बढ़ सकती है और दूसरी अमाउंट क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो ये दो टाइप की जो अबनॉर्मलिटीज होती है जो एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड है वो अपन बात करेंगे। अगर ये बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया, पोली और हाइड्रोअम्नियोस, क्या बोलेंगे, पोली हाइड्रोअम्नियोस। और अगर कम हो गया, कम को क्या बोलते हैं अपन, ओलिगो, तो उसको अपन क्या बोल, ओलिगो हाइड्रोअम्नियोस, क्या बोलेंगे, ओलिगो हाइड्रोअम्नियोस। ठीक है, तो ये दो अगर अपन ने कंप्लीट कर लिया तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर या डिजीज रिलेटेड टू abnormalities रिलेटेड टू कलर। और बेटा जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैंडर्ड टॉपिक है, स्टैंडर्ड लाइन है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, ग्रीनिश कलर। अगर ग्रीनिश कलर अगर दिख रहा है, ग्रीनिश कलर दिख रहा है तो वो कौन सी कंडीशन है। दूसरा अपन बात करते हैं गोल्डन कलर। कौन से कलर की बात करते हैं अपन, गोल्डन कलर अगर दिख रहा है तो कैसा है। तीसरा अगर अपन बात करते हैं रेड कलर, तीसरा अगर अपन बात करते हैं किसकी, रेड कलर की। चौथी अपन बात करते हैं ग्रीनिश येलो कलर, चौथी अपन बात करते हैं किसकी, ग्रीनिश येलो कलर। और पांचवी अगर अपन बात करें किसकी, टबाको जूस कलर, टबाको जूस कलर। ये अपन बात करेंगे। ये पांच कंडीशन जो होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड के कलर चेंजेस से रिलेटेड डिजीज होती है, जो अपन को पता बताती है कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड का ऐसा कलर है तो उसमें क्या डिजीज होगी, क्या अबनॉर्मलिटीज होगी। तो एक एक करके अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीनिश कलर, उससे अपन बात करते हैं ग्रीनिश कलर की। तो ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है, म्यूकोनियम एस्पिरेट कर जाता है। क्या कर जाता है, म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, एमएएस इसको अपन बोलते हैं। और ये किस कंडीशन में होता है, जब बेबी म्यूकोनियम पास करता है, जब फर्स्ट टाइम बेबी स्टूल पास करता है तो वो क्या करता है, बेबी जो होता है जब यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड बन रहा होता है तो 12 वीक तक आते आते बेबी के अंदर एक रिफ्लेक्स जनरेट हो जाता है, इसको अपन स्वेलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, निकल रहेगा। तो वो जो बन रहा होता है उस बन रहे की अभी अपन ने बात करी थी कि वो कंप्लीटली 3 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता। तो रिप्लेस कैसे होगा, बनेगा नया और पुराना क्या होता जाएगा, वो निकलता जाएगा, नया बनता जाएगा, पुराना क्या करता जाएगा, वो निकलता जाएगा। तो वो क्या करता है कि एमनियोटिक फ्लूइड निकलने के साथ साथ जब फर्स्ट टाइम वो स्टूल पास करता है, जिसको अपन म्यूकोनियम बोलते हैं, वो म्यूकोनियम भी उसके साथ साथ क्या कर लेता है, वो निकल लेता है, एस्पिरेट कर जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, फीटल डिस्ट्रेस। क्या देखने को मिलेगा, फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, तो फीटल डिस्ट्रेस है तो अपन क्या पता कर सकते हैं कि म्यूकोनियम का कलर अगर ग्रीन है तो अपन बता सकते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसने एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ क्या भी उसने इंजेस्ट कर लिया, क्या भी उसने निगल लिया, सोलो क्या कर लिया उसने, म्यूकोनियम भी उसने क्या कर लिया, सोलो कर लिया। तो फीटल डिस्ट्रेस में चला गया और अपना एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का। दूसरी अपन बात करते हैं गोल्डन कलर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोल्डन कलर का जो होगा वो किसके अंदर देखने को मिलता है,
वो RH इनकॉम्पेटेबिलिटी में कहाँ पर देखने को मिलता है, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो मदर होती है वो मदर क्या होती है, RH नेगेटिव, और जो बेबी होता है वो बेबी कैसा होता है, RH पॉजिटिव। कैसा होता है, RH पॉजिटिव। ये भी क्वेश्चन है बेटा जी, ये भी क्वेश्चन है कि RH इनकॉम्पेटेबिलिटी कौन सी कंडीशन में अपन को देखने को मिलेगी। सॉरी, जब मदर RH नेगेटिव होगी और बेबी क्या होगा, RH पॉजिटिव, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा उसके अंदर कलर कैसा देखने को मिलेगा अपन को, गोल्डन कलर का। कैसा देखने को मिलेगा, गोल्डन कलर का। अगर रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है तो याद कि वहां पर पॉसिबल हेमरेज हुआ है, पॉसिबल इंटरनल हेमरेज, आपको पता ही नहीं चला और क्या हो गया, मदर के अंदर हेमरेज हो गया। हेमरेज हो गया तो ब्लड आ गया, ब्लड अगर मिक्स हो गया किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो जाहिर सी बात है कैसा हो जाएगा कलर है, एमनियोटिक फ्लूइड का रेड कलर का उसका कलर अपन को देखने को मिलेगा। अगर ग्रीनिश येलो कलर की आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर अपन ये क्या बताता है, ये पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी बताता है। क्या बताता है, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी जो होनी चाहिए थी वो हो जानी चाहिए थी कितनी, पहले पहले 42 वीक से पहले, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है 42 वीक के बियॉन्ड प्रेगनेंसी चली जाती है, जिसके अंदर कलर कैसा देखने को मिलेगा अपन को, ग्रीनिश येलो कलर का। और यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट देखने को मिलेगी, अभी अपन बात करके आएंगे वो कितनी मिलेगी, 200 ml पोस्ट डेटेड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं टबाको जूस कलर कैसा दिखेगा, जब इंट्रा यूटेराइन डेथ, पता ही नहीं चला मदर को और उसके बेबी की यूट्रस के अंदर ही क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर दिखेगा अपन को कैसा दिखेगा, टबाको जूस। टबाको का जो जूस होता है उसकी तरह अपन को देखने को मिलेगा, कौन सा, किस कंडीशन के अंदर, IUD के अंदर, इंट्रा यूटेराइन डेथ हो बेबी। जब इंट्रा यूटेराइन डेथ हो जाती है उस टाइम में कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, फीटस जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, तंबाकू जूस कलर का हो जाता है। तो यहाँ पर अपने कलर से रिलेटेड 5 डिजीज, 5 अपन ने देख ली कि अगर ग्रीन कलर का है, अगर ग्रीन कलर का है तो फेटल डिस्ट्रेस है, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम हो गया। दूसरा अगर गोल्डन कलर का है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। रेड कलर का है, पॉसिबल इंटरनल हेमरेज हो गया। चौथा ग्रीनिश येलो कलर, पोस्टेटेड हो गई। और पांचवा तंबाकू जूस कलर का अगर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, IUD, इंट्रायूट्राइन बेबी की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगली अमाउंट से, अमाउंट रिलेटेड, एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट रिलेटेड डिसऑर्डर। और इन डिसऑर्डर के अंदर अपन दो चीजें पढ़ेंगे, पहला अपन पढ़ेंगे कौन सा, पॉलीहाइड्रामनियोस। क्या पढ़ेंगे, पॉलीहाइड्रामनियोस। और दूसरे अपन क्या पढ़ेंगे, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। क्या पढ़ेंगे, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। क्लियर है ये। तो इसके अंदर क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, या तो 2000 ml से टोटल वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा, या 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा उसका AFI बढ़ जाएगा, या उसकी 8 सेंटीमीटर से क्या बढ़ जाएगी, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का वॉल्यूम। और इसका उल्टा हो जाएगा, या तो 200 ml से इसका टोटल वॉल्यूम, या 5 सेंटीमीटर से इसका एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और या फिर 2 सेंटीमीटर से कम इसका सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का वॉल्यूम। ये अपन ने पढ़ लिया पहले ही कि नॉर्मल रेंज क्या थी, अगर नॉर्मल रेंज से कम हो गया ओलिगो, नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो गया तो पोली। क्लियर है। अब अपन इसके एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, पॉलीहाइड्रोमनियोस। किसके बात करते हैं, पॉलीहाइड्रोमनियोस। ठीक है, पॉलीहाइड्रोमनियोस मतलब अभी अपन ने बात करी, क्या क्या बात कर ली, कि या तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना चला जाएगा 2000 ml से ज्यादा, या फिर 2.5 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा AFI चला जाएगा, या फिर 8 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या चला जाएगा, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का वॉल्यूम चला जाएगा। ये इसका क्या हो गया, क्राइटेरिया हो गया डायग्नोसिस का। किसका क्राइटेरिया हो गया, डायग्नोसिस का, किसका, पॉलीहाइड्रोमनियोस का। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस की। ये तो अपन ने दिक्कत देख ली कि ये अपन को देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इसके क्या, कि कोजेज क्या है, इसके कोजेज क्या है। कोजेज जनरली इसका इडियोपैथिक होता है, अपन को पता नहीं चल पाता है। फिर भी इडियोपैथिक के अलावा भी देखो, पॉलीहाइड्रोमनियस मतलब अमाउंट क्या हो जाना, ज्यादा। और अमाउंट ज्यादा कब होगी, देखो दो कंडीशन के अंदर हो सकती है। दो कंडीशन के अंदर, बन कहाँ से रहा था, फिटल किडनी से। बन कहाँ से रहा था, फिटल किडनी से। और कम कहाँ से हो रहा था, बच्चा खुद ही क्या कर रहा था, उसको निकल रहा था, स्वेलो कर रहा था। तो बन तो रहा है, बन रहा है,
लेकिन अगर वो swallow नहीं कर पाएगा तो बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, कम तो हो ही नहीं रहा, ज्यादा ही ज्यादा हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहली चीज तो वो सारी कंडीशन जो बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड निकलने से रोकेंगी या निकलने में दिक्कत करेंगी, उन सारी कंडीशन के अंदर क्या होता है, चांसेस होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट बढ़ जाए, क्योंकि किडनी तो बनाती रहेगी बराबर, किडनी तो बराबर बनाती रहेगी। वो कंडीशन जो एमनियोटिक फ्लूइड को कम कर रही थी कौन सी थी, कि वो मेनली तो क्या कर रहा था, swallow कर रहा था। मेनली तो क्या कर रहा था, वो swallow कर रहा था। अगर वो swallow करना बंद कर दे किसी कारणवश तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो कौन कौन सी है, मान लो कौन कौन सी कंडीशन हो गई अपने, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, पहली तो ये हो गई। जनरली तो उसको अपन बताते हैं इडियोपैथिक है, लेकिन अपन को देखना भी तो है। दूसरा, अगर हो गया इसोफेजियल अट्रेजिया, क्या हो गया, इसोफेजियल अट्रेजिया। अगर इसोफेजियल अट्रेजिया होगा तो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक से निकल पाएगा। इसोफेगस का अट्रेजिया, इसोफेगस है ही नहीं, है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, स्वेलिंग रिफ्लेक्स डेवलप नहीं होगा। अगर स्वेलिंग रिफ्लेक्स डेवलप नहीं हुआ, सो निकलने का रिफ्लेक्स ही डेवलप नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, वो निकल नहीं पाएगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट क्या हो जाएगी, अपने आप ही बढ़ जाएगी। तीसरा, अगर अगर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसोफेजियल फिस्टुला हो गया तो भी क्या हो जाएगा, वहां पर कंडीशन हो जाएगी कौन सी, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर भी अपन को क्या देखने को मिलेगा कि बेबी के अंदर जो होगा एम्नियोटिक फ्लूइड निकल नहीं पाएगा, निकल नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, एम्नियोटिक फ्लूइड की अमाउंट क्या हो जाएगी, अपने आप है बढ़ जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है क्या, यहाँ तक फिर चीजें समझ में आई है कि वो सारी कंडीशन जो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ाएंगी किसको, एमनियोटिक फ्लूइड को। वो कौन कौन सी कंडीशन है, क्लेफ्ट लिप हुआ, क्लेफ्ट पैलेट हुआ तो निकल नहीं पाएगा, अगर इसोफेजियल एट्रेजिया होगा तो निकल नहीं पाएगा, अगर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला हुआ तो भी क्या हो नहीं पाएगा, वो निकल नहीं पाएगा। इसके बाद अगर वो जा रहा है क्या, अगर उसको है ट्रिप्लोइडी, क्या है ट्रिप्लोइडी, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कोई सा अगर है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल अगर डिसऑर्डर है तो भी वो कंडीशन। और इसके साथ साथ इसमें मैटरनल कोज अगर आपसे पूछ ले, ये तो कौन से थे, फीटल कोज, ये तो कौन से थे सारे, फीटल कोज। और ये अपन बात करेंगे किसकी, मैटरनल कोज की, किसकी बात करेंगे, मैटरनल कोज की। तो मैटरनल कोज के अंदर आपको सीधी बात एक ही याद रखनी है, अगर कोई कार्डियक और रीनल डिजीज अगर मदर में है तो वो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन करवा सकती है किसका, पॉलीहाइड्रोअम्नियोस का। मेजर जो होता है वो तो किसका होता है, बेबी का ही होता है। मेजर जो होता है वो तो किसका होता है, बेबी का ही होता है। लेकिन मेजर जो होता है वो बेबी का होता है, लेकिन यहाँ पर मैटरनल अगर आपसे पूछ ले कि मैटरनल को जो पॉलीहाइड्रोमियस क्या होता है, तो आपको बताना है कि कार्डियक डिजीज या फिर कोई रीनल डिजीज होती है वो करवा सकती है पॉलीहाइड्रोमियस, जरूरी नहीं कि करवाए ही, करवा सकती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। अब इसके बात करते हैं इसके अपन क्लिनिकल साइन सिम्टम की, किसकी बात करते हैं, क्लिनिकल सिम्टम की, ठीक है। अगर क्लिनिकल सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो देखो क्या देखने को मिलेगा, जो अब्डोमिनल गर्थ होगी, अब्डोमिनल गर्थ होगी, वो अब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अरे नॉर्मल अगर होता तो नॉर्मल होती, लेकिन अब्डोमिनल गर्थ नॉर्मल से भी अगर इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रोमियस के चांसेस है। इसके साथ साथ ही फंडल हाइट, इसके साथ साथ ही फंडल हाइट, फंडल हाइट जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू, जब अपन कंपेयर करेंगे नॉर्मल जेस्टेशन, नॉर्मल जेस्टेशन से, तो नॉर्मल जेस्टेशन और अगर पॉलीहाइड्रोमियस की जो अपन बात करेंगे फंडल हाइट की, तो अपन को नॉर्मल जेस्टेशन से थोड़ा सा बढ़ा हुआ फंडल हाइट मिलेगा किसका, पॉलीहाइड्रोमियस के केस में। तीसरी चीज, अनेबल टू पाल्पेट, अपन पाल्पेट नहीं कर पाएंगे फीटल पार्ट, फीटल पार्ट जो होगे वो फीटल पार्ट अपन पाल्पेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर फ्लूइड क्या होगा ज्यादा, तो फ्लूइड क्या होगा, पाल्पेट करने नहीं देगा। जब अपन अब्डोमेन पे रख के हाथ पाल्पेट करने की कोशिश करेंगे तो अपन को पाल्पेशन नहीं होगा फीटल पार्ट का। तीसरी चीज अपन को क्या मिलेगा, अनेबल टू ऑस्कल्टेट, अनेबल टू ऑस्कल्टेट, जब अपन स्टेथ डाल करके उसका एफएसएस सुनेंगे, फीटल हार्ट साउंड सुनेंगे, तो भी अपन सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। सिम्फाइसिस, फंडल हाइट, ये जो होगी ये भी एस एफ है जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, अपन को बड़ी मिलेगी, ठीक है। तो नॉर्मल जेस्टेशन से ज्यादा फंडल हाइट अगर मिल रही है अपन को, जिस ड्यूरेशन से मान लो 6 महीने पे जितनी
6 महीने की नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड के अंदर जितनी फंडल हाइट होनी चाहिए अगर उससे ज्यादा मिल रही है तो मान के चलो कि पॉलीहाइड्रोमनियस हो गया उसको। या फिर अपन को पाल्पेट करने पे फीटल पार्ट आसानी से पाल्पेट नहीं हो रहे, या फिर आसानी से अपन को ऑस्कल्टेट करने पे बेबी का जो हार्ट साउंड है वो अपन को सुनाई नहीं दे रहा, या फिर उसका सिम्फाइजल फ्यूबल हाइट जो है, फंडल हाइट है, सिम्फाइजल फंडल हाइट है, वो अगर उसका बढ़ गया, या फिर एब्डोमिनल गर्थ जो है वो उसका अगर बढ़ गया, तो मान के चलो कि क्या हो गया, फ्लूइड ज्यादा हो गया। फ्लूइड ज्यादा हो गया तो यूट्रस को ज्यादा डिस्टेंट करेगा, वो यूट्रस को ज्यादा डिस्टेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलेगी। अब इसके अपन किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की। इसकी बात कर लेते हैं कि अगर ये हो गया तो अपन क्या मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट जो होगा, सबसे पहले तो अपन यूज करते हैं ड्रग्स, और ड्रग्स के अंदर अपन क्या यूज करते हैं, एंडोमेथासिन। क्या यूज करते हैं, एंडोमेथासिन। ठीक है, एंडोमेथासिन क्या करता है, ये रीनल रीनल आउटपुट को क्या करता है, कम, मतलब यूरिन आउटपुट को क्या करता है, डिक्रीज। अगर यूरिन आउटपुट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, एमनियोटिक फ्लूइड बनना ही क्या हो जाएगा, कम। एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट जो होगी, एमनियोटिक फ्लूइड सिंथेसिस जो होगा, वो सिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वो सिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंडोमेथासिन जो हो गया, इसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं यूज। लेकिन एंडोमेथासिन जो है उसका क्या है, एक साइड इफेक्ट है, ये क्या करवा देता है, प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ये क्या करवाता है, इसका साइड इफेक्ट है, इसलिए ये ज्यादा यूज अपन करते नहीं है पॉलीहाइड्रोमियस के अंदर। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोमियस के अंदर अपन क्या करना होता है, अपन को दूसरी चीज अपन को करनी होती है एमनियोसेंटेसिस। क्या करनी होती है, एमनियोसेंटेसिस। समझ में आया, क्या करनी होती है, एमनियोसेंटेसिस अपन को करनी होती है। समझ में आया, एमनियोसेंटेसिस जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको अपन क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं। एस्पिरेट जो होता है वो कितनी रेट पे होता है बेटा जी, वही मैंने शुरू वाली स्लाइड में, 500 ml/h। ऐसा नहीं कि अपन ने सिरिंज लगाई और एकदम से उसको खींच दिया। अगर एकदम से अपन ने खींच दिया, सडन डिकम्प्रेशन कर दिया अगर अपने यूट्रस का, तो बेबी जो होता है उसके डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। आपने उसको बचाने के लिए फ्लूइड कम करना था, लेकिन आपने तो एकदम से उसको खींच दिया, डिकम्प्रेशन हो गया, एकदम से ज्यादा वॉल्यूम बाहर निकल गया एमनियोटिक फ्लूइड का, तो क्या हो गया कि वो बेबी को डेथ भी करवा सकता है। इसलिए उसकी जो रेट होती है एमनियोसेंटेसिस की, जो फ्लूइड बाहर निकालने की रेट जो होती है, चाहे फ्लूइड बाहर निकालो चाहे फ्लूइड अंदर डालो, एक ही रेट याद रखनी है, 500 ml/h। चाहे एमनियोसेंटेसिस करो चाहे एमनियो इन्फ्यूजन करो, 500 ml/h ही आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था अपना क्या, पॉलीहाइड्रोमियस। ये क्या था, पॉलीहाइड्रोमियस। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, ओलिगोहाइड्रोमियस की। किसकी बात कर लेते हैं, दूसरी, ओलिगोहाइड्रोएमनियस की। तो ओलिगो हाइड्रो एमनियोस की अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर वही चीजें अपन को फिर से दोहरानी पड़ेगी कि अगर वॉल्यूम 200 ml से कम हो गया टोटल वॉल्यूम, अगर उसका एएफआई एएफआई उसका 5 सेंटीमीटर से कम हो गया, या उसका सिंगल डिपेस्ट पॉकेट जो है उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कितना रह गया, 2 सेंटीमीटर से कम रह गया, तो ये तो इसका क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ओलिगो कम होने के कारण क्या क्या है। तो इसके भी कोजेज जो मेनली जो होता है वो तो इडियोपैथिक ही होता है। क्या होता है, इडियोपैथिक। क्या होता है, इडियोपैथिक ही होता है। ठीक है, क्या होता है, इडियोपैथिक ही होता है। लेकिन लेकिन अगर लेकिन अगर इसकी अपन बात करें, तो बात करने पे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों फैक्टर आएंगे। कौन कौन से, मैटरनल कोज। कौन कौन से, मैटरनल कोज, और दूसरा कौन सा आएगा, फीटल कोज। कौन से आएंगे, फीटल कोज की वो, फीटल के अंदर वो दिक्कतें जो एमनियोटिक फ्लूइड को कम करवाती हैं, और मदर की वो दिक्कतें जो बेबी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को कम करवाएगी, एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को कम करवाएगी। तो यहाँ पर तो अपन एक स्टैंडर्ड केस पढ़ते हैं, कौन सा, पीआईएच का। कौन सा पढ़ते हैं, पीएच का। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो होता है वो ओलिगोहाइड्रोमियस कर सकता है। जब मैंने पीआईएच की क्लास ली थी तब भी मैंने बोला था कि पीआईएच जो होता है ये एकमात्र ऐसा मैटरनल कोज है जो ओलिगोहाइड्रोमियस कोज करवा सकता है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, फीटल पार्ट्स की, तो यहाँ पर देखो याद रखना है, दिल भर, दिल पार। क्या याद रखना है, दिल पार। आर इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो D4 क्या हो गए, ड्रग्स। D4 क्या हो गए, ड्रग्स। इसको अपन अलग ही ले लेते हैं के अंदर। यहाँ पर अगर अपन फेटल कोज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फेटल
कॉज की अगर अपन बात करेंगे कि ओलिगोहाइड्रोनेस करवाने फेटल कॉज कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना होगा DIL पर, दिल पर, ठीक है, दिल पर से आपको याद रखना होगा। इसके अंदर अपन को क्या याद रखना है, ड्रग्स। और ड्रग्स कौन कौन सी, एक तो एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजाइम इनहिबिटर, और दूसरा आपको याद रखना है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि अगर ये ड्रग्स अपन ने यूज कर लिए जब बेबी अंदर है, तो अगर अपन ने एस इनहिबिटर यूज कर लिए या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटिक इनहिबिटर यूज कर लिए, इसका एग्जांपल अभी अपन पढ़ के आए हैं कौन सा, एंडोमेथासिन। कौन सा पढ़ के आए हैं, एंडोमेथासिन, जो क्या करवाता था, प्रीमेचर क्लोजर ऑफ PDA करवा रहा था। तो ये एंडोमेथासिन क्या करता है, ये एंडोमेथासिन जो किडनी जो होगी उस पर काम करेगा और उसका यूरिन फॉर्मेशन कम करवा देगा, यूरिन फॉर्मेशन कम करवा देगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन था, फेटल यूरिन ही तो था। अगर यूरिन बनना कम हो गया तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो जाता है, कम। अगर ये ड्रग्स ले रही है मदर, जब बेबी उसके पेट में है, बेबी उसके यूट्रस में है, तो अगर ये ड्रग्स ले रही है तो ओलिगोहाइड्रोनेस करवा सकता है, ठीक है। इसके बाद IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, कि बेबी की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी जेस्टेशन के अकॉर्डिंग, पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अकॉर्डिंग बेबी की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी, अगर उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है तो भी एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो सकती है। एल, एल मतलब क्या हो गया, अगर किसी कारणवश लीकेज हो गया, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मान लो अपन ने क्या किया था, अपन ने उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए हमने सिंथेसिस किया था एमनियोटिक फ्लूइड का, अपन ने उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करी थी कि कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर मान लो कि अपन ने पंक्चर किया एमनियोटिक कैविटी को, तो तब से लेकर के जब उसको अपन को पता चला कि ओलिगोहाइड्रोनेस है, तब तक उसका एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा हो किसी कारणवश, तो अगर लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, पी, पी मतलब अपना क्या हो गया, अपना रीनल एजेनेसिस। क्या हो गया, रीनल एजेनेसिस। पी मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसका, यूटेराइन, जो यूरिन बन रहा था, यूरिन जो जा रहा था वो यूरिन किसके थ्रू जाता है, यूरिथ्रा का। कोई भी अगर यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो देखो सीधी सी बात, अगर यूरिन बन रहा है, यूरिन बन रहा है, वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो वो सारी कंडीशन जो यूरिन बनाना बंद कर दे, यूरिन बनवाना कम कर दे, तो वो ओलिगोहाइड्रोनेस कोज करवाएंगी करवाएंगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, क्या हो गया, रीनल एजेनेसिस। क्या हो गया, रीनल एजेनेसिस, ठीक है। रीनल एजेनेसिस, रीनल मतलब किडनी बनी नहीं, नहीं बनेगी तो यूरिन बनेगा नहीं, यूरिन बनेगा नहीं तो यूरिन तो मेजर कंट्रीब्यूटर था एमनियोटिक फ्लूइड का, तो एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से बनेगा। दूसरी चीज, अगर क्या हो गया यहाँ पर, एमनियोन नोडुसम, क्या हो गया, एमनियोन नोडुसम, अगर एमनियोन ही ठीक से काम नहीं कर रही है, ओमनियोन पे ही बहुत छोटे 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 क्या बन गए, नोडुस, नोडुसा बन गए, जो एमनियोटिक कैविटी के अंदर है, उसको फ्लूइड को फिल ही नहीं होने दे रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोनेस। बी, बी मतलब प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, टाइम से पहले क्या होगी, मेम्ब्रेन रप्चर होगी, एमनियोन कैरियन पहले ही रप्चर होगी, तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर गया, लीक कर गया तो क्या हो गया, ओलिगोहाइड्रोनेस हो गया, फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो गया, लीक, लीक हो गया तो उसकी अमाउंट कम होगी, कैविटी के अंदर कम होगी तो क्या हो गया, ओलिगोहाइड्रोनेस, ठीक है। और एक और चीज, कोई भी यूरिथ्रल, कोई भी यूरिथ्रल अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब किडनी ने यूरिन तो बनाया लेकिन उसका जाने वाला रास्ता बंद कर दिया, यूरिन को निकलने वाला रास्ता बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यूरिन कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाएगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। तो यहाँ पर अपने कोजेस थे, कोजेस के अंदर अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने मैटरनल कोज देखा, मैटरनल कोज में PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखा, जो क्या कोज करवाता है, ओलिगोहाइड्रोनेस का था। उसके बाद अपन ने फेटल कोज के अंदर देखा, D4 ड्रग्स, अगर मदर ले रही है, एस इनहिबिटर मदर ले रही है, कौन सा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटिक इनहिबिटर ले रही है, तो वो दिक्कत कर देगी बेबी के अंदर। दूसरा, अगर IUGR है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन है, मतलब बेबी नॉर्मल ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। या फिर अपन क्या बात करते हैं किसकी, लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, अगर किसी किसी भी वजह से अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड की जाहिर सी बात है अमाउंट कम होगी, तो ओलिगोहाइड्रोनेस। उसके बाद पी, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, कोरियन एमनियन समय से पहले क्या हो गई, रप्चर हो गई, तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक कर गया, तो ओलिगोहाइड्रोनेस हो गया। उसके बाद अपन ने रीनल एजेनेसिस, किडनी बनी नहीं, किडनी बनी नहीं तो मेजर कंट्रीब्यूटर है एमनियोटिक फ्लूइड का फेटल यूरिन, फेटल यूरिन भी नहीं बना, तो अगर फेटल यूरिन नहीं बना तो वहां पर क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोनेस। उसके बाद अपन ने बात करी क्या, एमनियोन नोडुसम, अगर कैविटी के अंदर नोडुसा बन गए तो भी क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोनेस। और लास्ट अपन ने क्या पढ़ा, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, कि यूरिन तो बन रहा है लेकिन यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी वजह से यूरिन के रास्ते के अंदर, उसके पाथ के अंदर क्या हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो यूरिन बाहर ही नहीं आ पा रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर ओलिगोहाइड्रोनेस हो गया। क्लियर है क्या दिक्कत। अब
इसकी अपन मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें कि इसके मैनेजमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके मैनेजमेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं बेटा जी, एमनियो इन्फ्यूजन क्या कर सकते हैं, एमनियो इन्फ्यूजन एट द रेट ऑफ 500 ml पर आवर। इससे ज्यादा नहीं करनी है ना, तो 500 ml पर आवर से ज्यादा निकालना है ना, 500 ml पर आवर से ज्यादा उसको डालना है। तो एमनियो इन्फ्यूजन, तो एमनियो इन्फ्यूजन के अंदर कौन सी मदर होगी जो अपना एमनियोटिक फ्लूइड देगी, कोई नहीं देगी। तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, एनएस, एनएस जो होती है वो एनएस करते हैं यूज, किसके लिए, एमनियो इन्फ्यूजन के लिए, किसके लिए, एमनियो इन्फ्यूजन के लिए। लेकिन एनएस को इन्फ्यूज करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि ये क्या करता है, इसकी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। इसका जो प्रेशर है, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर कितना होना चाहिए, 25 mm ऑफ Hg होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 mm ऑफ Hg होना चाहिए। और इसकी जो रेट होती है वो रेट कितनी होनी चाहिए, 500 ml पर आवर। ये अपन को याद रखना है बेटा जी कि एमनियो इन्फ्यूजन जो अपन करते हैं उसके अंदर नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, बशर्ते उसकी 37 डिग्री टेम्परेचर पे 25 mm ऑफ Hg। इससे प्रेशर ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, और 500 ml पर आवर से ना तो ज्यादा इन्फ्यूज होना चाहिए ना ही ज्यादा सेंटेसिस होना चाहिए। क्लियर है। तो ये हो गया इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करते हैं, एमनियो इन्फ्यूजन करते हैं। अब लास्ट बात कर लेते हैं इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ये अभी अपन ने जो रामायण महाभारत पढ़ी उसके लिए पढ़ी, और ये क्या ऐसा काम करता है जो अपन को इसकी नॉर्मल अमाउंट बनाए रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, सबसे अहम जो वर्क है इसका, शॉक एब्जॉर्बर जो है उसका काम करता है। मतलब अगर मान लो मदर को कोई चोट वोट आ गई, अगर मदर को कोई चोट वोट लग गई यहाँ पर, तो बेबी को चोट लगने से पहले वो बीच के अंदर क्या करता है, उसका सुरक्षा परत, उसका सुरक्षा परत का काम वो करता है। दूसरा क्या करता है ये अनइवन टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अनइवन टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या करता है, अनइवन टेम्परेचर जो होता है किसका, बेबी का और मदर का, उसके बीच के अंदर ये भी क्या करता है, एक सुरक्षा आवरण का काम करता है, प्रोटेक्शन का बैरियर का काम करता है, और अनइवन टेम्परेचर को मेंटेन करता है। उसके साथ साथ ही क्या करता है ये, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी उसके अंदर क्या कराता है, हेल्प करता है। कैसे करता है, ये करता है कि ये यूट्राइन कैविटी और बेबी के बीच के अंदर क्या करता है, एक एनफ स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से बेबी अच्छे से चारों तरफ घूम सकता है, उसके अच्छे से ऑर्गेनोजेनेसिस हो सकता है, वो घूम फिर के स्केल के बढ़िया पेट के अंदर रह सकता है, उसके अंदर स्पेस करने का काम भी ये करता है। तीसरा, ये बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल को क्या करता है, वॉश करता है। बर्थ कैनाल को क्या करता है, वॉशिंग, जिससे क्या करता है ये, असेंडिंग जो इन्फेक्शन होते हैं, असेंडिंग इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, असेंडिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। कि जब डिलीवरी होती है जो गश निकलता है, जो फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड क्या करता है कि बर्थ कैनाल के अंदर जो मान लो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया बैठे हैं, जो पैथोजन बैठे हैं, उन पैथोजन को जैसे ही वो फ्लूइड आएगा बर्थ कैनाल को धो देगा, बर्थ कैनाल को धो देगा, तो जो असेंडिंग इन्फेक्शन जाने वाला था बेबी तक, तो उसको बचाता है कौन, ये एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड जैसे डिलीवरी तो उससे पहले जो गशो फ्लूइड निकलता है, वो गशो फ्लूइड क्या करता है, बर्थ कैनाल को धो देता है, तो उसके अंदर जो पैथोजन बैठे हैं, जो बैक्टीरिया बैठे हैं, जो बेबी को इन्फेक्ट कर सकते थे, उनको बाहर कर देता है। ये सारी चीजें हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके हर एक एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगली मिलते हैं कल फिर नए जोश और होश के साथ। बने रहिए हमारे आर्मी एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपको अपने नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का टैग दिलाने के लिए। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं बेटा जी अभी, जैसे जैसे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे अभी सीआरई ने किया है, तो सीआरई के लिए भी हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे तो वो एसएनओ की हो, चाहे वो एनओ की हो, और चाहे एचए हॉस्पिटल अटेंडेंट की हो। ये तीनों की तीनों टेस्ट सीरीज जो है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपको नोरसेट की लेनी है, नोरसेट की भी हमारी टेस्ट सीरीज चालू है। अगर आपको आरआरबी की लेनी है, आरआरबी की हमारी टेस्ट सीरीज चालू है। सीएचओ की लेनी है, सीएचओ की भी चालू है। और उसके साथ साथ ही अभी हमारी जो है, हमारी फैकल्टीज ने मिलकर नीट यूजी की टेस्ट सीरीज भी चालू करी है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही इफेक्टिव मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है बेटा जी, मिनिमम प्राइस के अंदर। तो ज्यादा देर ना करते हुए, अभी सीआरई की एग्जाम तो बहुत ही जल्द आने वाली है, केवल 1 महीना मान के चलो आपके पास बचा है, तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए फटाफट आर्यन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो, और मनचाहा जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट की टेस्ट सीरीज खरीदिए, और अपने आप का आकलन कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और अपने आप को उस जगह पे भेजिए जहां आप डिजर्व करते हैं। अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।
तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।